मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो हेडिंग लगा लेते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो देखो इंटर वर्ड का मतलब होता है आपस में, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब स्कूल के बच्चे आपस में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे किसी चीज में, है ना। तो इंटर हेलोजन मतलब एक हेलोजन का एटम दूसरे हेलोजन के एटम के साथ मिलकर जब कंपाउंड बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ऑडियो क्लियर है सबको? एक हेलोजन का एटम दूसरे हेलोजन के एटम्स के साथ में मिलकर जब कंपाउंड बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। मतलब दो अलग अलग हेलोजन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे तो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? When two halogens, two or more than two atoms of halogens combines with each other they form interhalogen compounds। interhalogen compounds जब दो या दो से ज्यादा हेलोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेंगे? कौन सा कंपाउंड बनेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड। ऑडियो क्लियर है सबको? अब देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, तो लिखो इंटर हेलोजन कंपाउंड is represented as अच्छा सबको याद होगा हेलोजन फ्यूरी की अगर हम बात करें तो हेलोजन फ्यूरी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्बेस्टस। इनको कॉमनली रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल एक्स होता है। मतलब एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, अपन ने आईयूपीएसी के टाइम में पढ़ा है। एक्स मतलब कौन सा ग्रुप? हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो हेलोजन को कॉमनली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कैपिटल एक्स। तो कॉमनली इंटर हेलोजन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? एक हम बनाएंगे कैपिटल एक्स और दूसरा हम बनाएंगे एक्स डैश। देखो एक एक्स है और एक क्या है? एक्स डैश है। तो एक्स क्या बताएगा? हेलोजन एटम ऑफ लार्जर साइज। एक्स क्या होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। हेलोजन एटम ऑफ लार्जर साइज ठीक, और एक्स डैश होता है हेलोजन एटम ऑफ स्मॉलर साइज। हेलोजन एटम ऑफ स्मॉलर साइज। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इंटर हेलोजन कंपाउंड में? जब भी दो या दो से ज्यादा हेलोजन के एटम एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के अंदर क्या होगा? एक हेलोजन एटम होगा जिसका साइज बड़ा होगा और एक हेलोजन एटम होगा जिसका साइज छोटा होगा। अब एक चीज बताओ, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? बड़ा साइज वाला या छोटा साइज वाला? Which one is more electronegative? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होगा? सोच के बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, किसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो क्या कर पाएगा? किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए ज्यादा होगा? बड़े साइज वाले के लिए कि छोटे साइज वाले के लिए?
छोटे वाले की। तो लेकिन है ना, तो इतना लिख लिया ना सबने डेफिनेशन ऊपर की, ये डेफिनेशन है ना। तो इसके नीचे सेकंड लाइन में लिखेंगे हम x डैश इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, x डैश इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। x डैश जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा x से, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा। दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड तैयार करो। इंटरहैलोजन कंपाउंड के अंदर आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी दिखने को मिलती थी, 1, 3, 5 और 7, ये देखने को मिलती थी। ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली थी ना, 1, 3, 5, 7, याद करो, है ना। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जैसे x डैश और x के साइज का रेशो क्या होगा, x और x डैश के साइज का रेशो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इंटरहैलोजन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगी। तो लिख लो, विथ द इंक्रीज इन रेशो ऑफ, साइज को मैं रेडियस बोल देता हूं, रेडाई ऑफ x अपॉन x डैश, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन इंटरहैलोजन मॉलिक्यूल इंक्रीज, इंटरहैलोजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, कौन कौन से इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेगा, एक तो बनेगा x डैश, एक बनेगा x डैश 3, एक बनेगा x डैश 5, ठीक है, और एक बनेगा x डैश 7। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x डैश इन इंटरहैलोजन कंपाउंड इंक्रीजेस। क्लियर है सबको, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, रेडियस का रेशो किसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो मैं इंटरहैलोजन कंपाउंड के पहले ये चीज लिख रहा हूं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अगर मैं इनमें से बात करूं तो फ्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए रेशो सबसे ज्यादा होगा, एस्टेटाइन और फ्लोरीन के लिए रेशो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखो आयोडीन और फ्लोरीन के लिए रेशो सबसे ज्यादा है, और यहां से यहां तक के बीच में नेट इफेक्ट कितना ज्यादा नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल हो गया। तो सिर्फ आयोडीन और फ्लोरीन ही होते हैं जो कि क्या बनाता है, IF7। क्लियर है सबको, आयोडीन और फ्लोरीन ही होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, IF7 बनाते हैं। इतना समझ में आ गया, है ना। चलो लिख लो, ये तो हमने क्या देखा, इंटरहैलोजन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। तो अभी तक इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन होंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेगा। दिखाने का तरीका क्या होगा, x और x डैश। x डैश कौन सा एटम होगा, बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, x डैश कौन सा एटम होगा जिसका साइज छोटा होगा, और x कौन सा एटम होगा जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। फिर हमने ये चीज देखी कि x डैश अगर साइज में छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू x। और फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, जैसे जैसे ये रेशियो इंक्रीज होगा तो x डैश का नंबर जो होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इंटरहैलोजन के मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगा। क्लियर है सबको। और ये x डैश 7 सिर्फ कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, आयोडीन और
फ्लोरीन बनाएंगे। क्लियर है सबको? लिख लिया है सबने जनाब? अब देखो प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन के नाम पर आपको 3 रिएक्शंस दे रखी है, 3 से 4 रिएक्शन। ये 3 से 4 रिएक्शन इंटरहेलोजन कंपाउंड्स निकाल लो बुक के अंदर। प्रिपरेशन दे रखी है, तो प्रिपरेशन क्या होता है? इंटरहेलोजन को बनाने का, इंटरहेलोजन कंपाउंड को बनाने का तरीका क्या होता है? या तो डायरेक्टली दो हेलोजन्स को आपस में रिएक्ट करा दो, या लोअर इंटरहेलोजन कंपाउंड के साथ में स्ट्रॉन्ग इंटरहेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन करा दो। एक वीक इंटरहेलोजन कंपाउंड के साथ में स्ट्रॉन्ग वाले की क्या करा दो? रिएक्शन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दोनों हेलोजन्स की रिएक्शन करा दो, है ना? तो प्रिपरेशन में देखो प्रिपरेशन के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मार्क कर लो, उसको लिख लेना इस थ्योरी में। मैं डायरेक्टली रिएक्शन बता रहा हूं, प्रिपरेशन के अंदर ये लाइन को मार्क कर लो, लिख लेना अच्छी लाइन है। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द direct combination or by the action of halogen on lower interhalogen compounds। ठीक है, 10 से लेकर कंपाउंड्स तक दिख गई सबको? अब देखो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स अगर बनाना है तो टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा, अपना आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने दो हेलोजन्स को आपस में रिएक्ट कराया, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये थ्योरी लिखने के बाद रिएक्शन लिखना है ना? तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझको प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर कितना लगेगा और टेम्परेचर कितना लगेगा? तो देखो टेम्परेचर लगेगा 437 केल्विन। कितना टेम्परेचर लगेगा? 437 केल्विन। और देखो यहाँ पर रेशो क्या है? क्लोरीन का रेशो भी, क्लोरीन भी 1 है और फ्लोरीन भी 1 है, मतलब रेशो क्या है? 1:1 है बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। क्लियर है? तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ClF, ट्वाइस ऑफ ClF, ये कंपाउंड आपका बनेगा। अब एक चीज बताओ, इसमें से X कौन होगा और X डैश कौन होगा? Which one is X and which one is X dash? बताओ। जिसका साइज छोटा होता है वो X डैश होता है, साइज किसका छोटा है इसमें से? फ्लोरीन, तो फ्लोरीन X डैश हो जाएगा। आप बाय वॉल्यूम लिख सकते हो, या यहाँ पर आप बुक में जैसा लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट हम देखो रिएक्शन कराया है I2 प्लस 3Cl2, क्या देगा ये? ICl3, ट्वाइस ऑफ ICl3। एक्सेस में जब हम क्लोरीन यूज कर रहे हैं, देखो रेशो क्या हो गया यहाँ पे? 1:3। जब एक्सेस में आप क्लोरीन यूज करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा? ICl3। X कौन होगा? X डैश कौन होगा इसमें? X कौन है और X डैश कौन है इसके अंदर? बड़ा साइज वाला आइटम कौन सा? छोटा साइज वाला आइटम कौन सा? ठीक है, ऑडियो क्लियर है सबको, है ना? तो देखो ऐसी कितनी रिएक्शन दे रखी है आपको बुक के अंदर? देखो ऐसी कितनी रिएक्शन दे रखी है? 6 रिएक्शन दे रखी है। प्रिपरेशन अगर आप लिखते हो तो 6 में से कम 5 रिएक्शन लिख देना, छोटी छोटी सी रिएक्शन है। क्लियर है सबको? देखो एक रिएक्शन देखो दे रखा है, एक्सेस वाली अपन ने पढ़ ली है। एक रिएक्शन दे रखा है ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ में, वो भी एक्सेस वाली है। एक दे रखी है इक्विमोलर। तो देखो X डैश कब बनता है? जब आप इक्विमोलर लेते हो या इक्वल वॉल्यूम में कंसंट्रेशन लेते हो। 3 वाला कंपाउंड कब बनता है? जब आप क्या करते हो? एक्सेस में लेते हो। ठीक है, IF7 इन्होंने दिखाया नहीं है पर मैं बता देता हूं, है ना? तो I2 प्लस, ठीक है,
IF7 ठीक है। एक्सेस रेशो क्या हो जाएगा 1:7। क्लियर है सबको IF7 वाला? है ना? लिख लो ये तीन रिएक्शन को। देखो अगर प्रिपरेशन के लिए आप लिखते हो तो प्रिपरेशन वाली थ्योरी लिखना और कम से कम 3 से 4 रिएक्शन जरूर लिख देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद। रफ कर दो इसको। लास्ट वाली रिएक्शन लिख ली सबने? अब हम नेचर की बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड में। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? दो हेलोजन एटम्स के बीच में, जिसमें से एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है। मतलब अगर मैं लेता हूं, चलो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया आयोडीन और फ्लोरीन या आयोडीन और क्लोरीन, है ना? तो एक चीज बताओ, आयोडीन के अंदर कितने शेल होते हैं? कितने शेल होंगे आयोडीन के अंदर? फिर कल बाहर आए। चलो तो 2 3 4 5 कितने शेल होंगे आयोडीन के पास में? 1 2 3 4 और 5। क्लोरीन के पास में कितने शेल होंगे? देख के बताओ, क्लोरीन के पास में कितने शेल होंगे? 3। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे साइज का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब देखो अगर आपस में दो क्लोरीन बॉन्ड बनाते तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता कि इंटर हेलोजन वाले कंपाउंड का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो क्लोरीन का। क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि आयोडीन और क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? बताओ। बॉन्ड लेंथ क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड के केस में एक एटम का साइज बड़ा होता है, दूसरे का साइज क्या होता है? छोटा होता है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी बनती है। जिस वजह से बॉन्ड लेंथ हमेशा कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? बॉन्ड लेंथ बड़ी बनेगी, है ना? अब बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी होगी तो बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा, ठीक है। और क्लोरीन अगर सेम हेलोजन एटम एक्ट करते हैं तो क्या होगा? छोटा बॉन्ड लेंथ रहेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रांग बनेगा, है ना? तो इस केस में फ्लोरीन को छोड़ देना। फ्लोरीन के केस में ऑलरेडी स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। हमको ऐसा लगता है कि उसका बॉन्ड क्या बनेगा? बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा फ्लोरीन के केस में। पर क्या होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से दोनों फ्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा रिपल्शन की वजह से, ठीक है। बस फ्लोरीन वाला केस एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो लिख लो इसको, बॉन्ड बिटवीन X and X dash is weaker than X because in case of interhalogen compounds, because in case of interhalogen compounds, bond length increases, ठीक है। समझ में आ गया सबको?
क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। चलो अब अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड पानी के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड काफी आसानी से पानी के साथ में रिएक्ट कर लेता है, तो इट रिएक्ट्स विद वाटर वेरी इजीली, ठीक है। और वाटर के साथ में रिएक्ट करके एक तो बनाएगा हेलोजन एसिड, तो हेलोजन एसिड किसके साथ में बनेगा? छोटे साइज वाले के साथ में। हमेशा याद रखना हेलोजन एसिड बनेगा छोटे साइज वाले हेलोजन के साथ में, और हाइपोहलाइड बनेगा बड़े साइज वाले हेलोजन के साथ में। तो हाइपोहलाइड मतलब क्या होता है? XOH या HOH लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको? एक एग्जांपल देखें, जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन, अगर इसको मैं वाटर के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो एसिड कौन सा बनेगा? कौन सा एसिड बनेगा? हेलोजन एसिड कौन बनाएगा? जिसका साइज छोटा है, तो कौन सा एसिड बनेगा? हाइड्रोजन के साथ में क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा कि क्लोरीन आएगा? इसका साइज छोटा फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन आएगा, और इधर HO के साथ में कौन लग जाएगा? Cl लग जाएगा, तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा, साथ में हाइपोक्लोराइड बनेगा। क्लियर है सबको? चलो एक काम करो, इंडेक्स क्वेश्चन देखो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 7.31 में क्या पूछा आपसे? ICl ज्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से, क्यों? रिएक्टिव मतलब क्या होगा? बॉन्ड तोड़ के दूसरे के साथ में रिएक्ट करने चले जाएगा, मिलने चले जाएगा। तो ICl के केस में आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ ICl बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड क्लोरीन इज बिगर देन आयोडीन बिकॉज़ इन केस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से वीक कंपाउंड बनेगा और वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? तो आपके रीजनिंग का आंसर लिखा हुआ है ऊपर। सबको समझ में आ गया? चलो लास्ट है तो xenon fluoride compounds of xenon fluoride, है ना। नोबल गैस फैमिली NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली स्टेबल होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन किसी का भी नहीं लेंगे क्योंकि स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी, ठीक है। चलो तो नोबल गैस फैमिली के अंदर देखो, जनरली हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाती, और नोबल गैस फैमिली क्या होती है? हीना, नीना और करीना, सबकी जेरोक्स है रानी। तो एक चीज बताओ, इसके अंदर जैसे हम डाउन द रूट जाते हैं साइज बढ़ता है, मतलब जेनॉन का साइज बढ़ा है। अब साइज बढ़ा है तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन छीनना थोड़ा आसान हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन है? फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, FON, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जेनॉन हमेशा से किसके साथ में कंपाउंड बनाएगा? फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनाएगा। किसके साथ में कंपाउंड बनाएगा? फ्लोरीन के साथ में। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है xenon fluoride compound, xenon fluoride compounds। तो xenon fluoride compounds आता है तो आपको क्या लिखना है? प्रिपरेशन लिखना है। सबसे पहले तो आप लिख दोगे ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ xenon एंड हाई लेस, है ना, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ xenon एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दे मेड कंपाउंड्स विद ईच अदर। क्योंकि xenon का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ में कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनेंगे? तो देखो 3 कंपाउंड बनते हैं बाइनरी कंपाउंड। एक बनता है xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड और xenon हेक्साफ्लोराइड। कितने कंपाउंड बनते हैं? 3 बनते हैं।
अब इसको बनाने की प्रिपरेशन की रिएक्शंस आपको दे रखी है बुक के अंदर डायरेक्टली कि ज़ेनॉन अगर फ्लोरीन गैस के साथ में 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होता है कंपाउंड बनेगा ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, 673 है। इतना समझ गए सब? चलो, सिमिलरली अगर हम रेशो को 1:5 करते हैं तो क्या होगा, या 1:4 करते हैं तो 2F2, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा 873 केल्विन और प्रेशर हम लगाएंगे देखो 7 बार। 7 बार का मतलब ये कि अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसे 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा ज़ेनॉन टेट्रा फ्लोराइड। साथ में अगर हम रेशो कर देते हैं, हाँ रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। अगर 673 से आपने टेम्परेचर बढ़ा के 873 कर दिया और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा 873 को आपने कम करके 673 कर दिया, भले कंसंट्रेशन यहाँ पर ये रखा पर प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, 773 का तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखो इस रिएक्शन को होने के लिए 873 का एलिमेंट का टेम्परेचर चाहिए, मतलब 773 पे ये नहीं होगी, सिर्फ यही होगी। ठीक है, और वो रिएक्शन भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ इसी टेम्परेचर पे स्टेबल है ना। एनसीईआरटी के अंदर आपको सही डेटा मिलेगा, किसी दूसरी बुक में अगर 773 लिखा है मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। एनसीईआरटी है ना, अपना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंडेड है, तो उसके अंदर ज्यादा सही होगा। चलो, अगर ज़ेनॉन ट्राइफ्लोराइड को हमने रिएक्शन कराया 1:20 के रेशो में और टेम्परेचर रखा है 573 केल्विन, प्रेशर बढ़ा दो, हाँ प्रेशर चेंज हो सकता है, अगर आपने 773 करा और प्रेशर यहाँ पे 2 बार कर दिया तब तो हो सकता है कि ये वाली रिएक्शन भी हो जाए। ठीक, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है? तो ऐसे 3 आपके कंपाउंड बनेंगे ज़ेनॉन के साथ। क्लियर है सबको? अब देखो ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड को बनाने का एक और तरीका ये भी है कि ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन करागा किसके साथ में, O2F2 के साथ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड मिलेगा आपको और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये आपको दे रखा। अब देखो उन्होंने कुछ ज़ेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई है कि ज़ेनॉन फ्लोराइड अच्छा खासा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये वाटर के ट्रेसेस, मतलब जहाँ पे पानी पहले कभी प्रेजेंट था नॉर्मली, मतलब बहुत जरा सा भी क्वांटिटी में वाटर होगा तो उसके साथ में ये क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। आगे बात समझ में? इतना क्लियर है सबको? अब देखो हमने अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आपको स्ट्रक्चर देख लो। कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने। अब इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन अभी निकालना सिखाया था ना, जैसे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के लिए, वैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के लिए जैसा सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन निकालना, वैसा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे आप, है ना। तो देखो ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ में भी कंपाउंड बनाएगा और ज़ेनॉन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में भी क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये ज़ेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड है, ज़ेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड है, इनकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ में। अगर हम इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में करा देंगे तो ज़ेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड बन जाएंगे। पर अभी तक एग्जाम में सिर्फ ज़ेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड पूछे जाते हैं, ज़ेनॉन ऑक्सीजन। तो ज़ेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड कब बनेंगे, जब ज़ेनॉन फ्लोराइड की आप रिएक्शन करा दोगे वाटर के साथ में।
फॉर एग्जांपल देखो रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को आपने रिएक्शन कराया वाटर के साथ में, तो क्या बनेगा, जेनॉन OH4 प्लस ट्वाइस ऑफ HF। क्लियर है। वैसे आपको एक और रिएक्शन दे रखी है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन कराई आपने एक्सेस ऑफ वाटर के साथ में, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, 4 जेनॉन प्लस ट्वाइस ऑफ जेनॉन ऑक्साइड प्लस 24 HF प्लस 3 O2। क्लियर है सबको। रिएक्शन लिख रही है बोर्ड पे, रिएक्शन दिख रही है बोर्ड पे। तो देखो अगर आपसे पूछते हैं कि जेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड कैसे बनेंगे, तो आपको क्या बोलना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, मतलब जेनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में करा दो, वाटर के साथ में। और ये सारी रिएक्शंस आपको लिखनी है जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स में। क्लियर। ये रिएक्शंस जो दिख रही है, ये सभी रिएक्शंस आपको लिखनी है जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो, तो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।